चलिए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे न्यूमेरिकल्स। लेकिन उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्योरी को बेसिक एकदम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई एक पॉइंट ए लेते हैं, कोई एक पॉइंट बी लेते हैं। तो ए से बी ले जाने में जो वर्क डन होता है, दो तरह का वर्क डन हो सकता है। एक एक्सटर्नल वर्क डन हो सकता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हो सकता है। तो एक्सटर्नल वर्क डन और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन किस तरह से आपस में डेल्टा यू से रिलेटेड है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से रिलेटेड है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये हमेशा होल्ड करता है। दिस ऑलवेज होल्ड्स। कुछ भी हो जाए, आप उसको तेजी से लाइए, धीरे धीरे लाइए, कैसे भी लाइए, डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो चुका, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो वो डेल्टा यू के इक्वल हो सकता है। लेकिन वो कैसे डिराइव करते हैं समझिए। नेट वर्क डन जो होता है किसी भी बॉडी पे, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये नेट वर्क डन है। मतलब जब हम इसको जब यहां से यहां ले जा रहे हैं, उठा के ला रहे हैं, तो हम भी फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारा भी वर्क डन हो रहा होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगा रहा है, तो वो भी वर्क डन कर रहा होगा। तो नेट वर्क डन विल बी सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन, और ये दोनों मिलकर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा माइनस डेल्टा यू के इक्वल होगा। तो अगर वो यहां पे हम पुट करते हैं तो हम लोग डब्ल्यू एक्सटर्नल को डेल्टा यू से रिलेट कर सकते हैं। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, है ना। उसको जब पुट करेंगे तो माइनस डेल्टा यू आएगा और राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो प्लस डेल्टा यू हो जाएगा। तो ये भी हमेशा होल्ड करेगा। ठीक। लेकिन अगर ज्यादातर डेफिनेशन में देखा जाए तो हम लोग ए से भी बहुत स्लोली लाते हैं। तो अगर बहुत स्लोली लाते हैं तो उस केस में डेल्टा के जीरो हो जाता है। क्योंकि बहुत स्लोली लाते हैं तो शुरू में रेस्ट में था, धीरे धीरे ला रहे, धीरे धीरे ला रहे, कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं हुआ, और फाइनली लाए तो भी रेस्ट में है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, तो डेल्टा के जीरो। तो उस केस में डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होगा वो डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को मालूम होना चाहिए। उसके अलावा ये पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से पोटेंशियल से रिलेटेड होता है वो समझ लें। तो मान लीजिए कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ही किसी एक चार्ज को रख दें, एक चार्ज क्यू को वहां रख देते हैं, और इस चार्ज क्यू को अगर यहां रखे हैं तो इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल भी होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल भी होगा। तो वो पोटेंशियल अगर V है तो इस चार्ज का इस V पोटेंशियल में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो U Q इंटू V के इक्वल होता है। U किसके इक्वल होता है? Q इंटू V के इक्वल। ठीक। तो अगर हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, 1 से 2 ले जाए, I से F ले जाए, A से B ले जाए, कहीं भी ले जाएंगे, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल चेंज होगा, चार्ज तो सेम रहेगा। तो अगर हम लोग लिख रहे हैं W इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U, तो इसको बेसिकली लिख रहे हैं माइनस U2 माइनस U1, है ना। और अगर एक चार्ज को मूव करा रहे हैं तो U2 को क्या लिखेंगे? माइनस, ये माइनस सेम रहेगा, और U2 की जगह Q इंटू V2 लिख लेंगे, U2 की जगह Q इंटू V2 लिख लेंगे, और U1 की जगह Q इंटू माइनस लगा के Q इंटू V1 लिख लेंगे। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा? ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q इंटू V2 माइनस V1, यानी Q इंटू डेल्टा V। आया समझ में? तो ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और दूसरा फॉर्मूला हो गया। एक तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के टर्म्स में बात करें, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस Q डेल्टा V अगर हम लोग चेंज इन पोटेंशियल के टर्म्स में बात करें। हालांकि ये भी इक्वली यूजफुल है, वो भी इक्वली यूजफुल है, डिपेंडिंग ऑन कि कहां पे क्या सिचुएशन है। अगर एक चार्ज को मूव करा रहे हैं तो ये भी लगा सकते हैं।
और सिंगल चार्ज लगा रहे हैं, मूव करा रहे हो, चाहे मल्टीपल चार्ज मूव करा रहे हो, दोनों ही केसेस में ये लगाना पॉसिबल है, मतलब ये लगा सकते हैं हमेशा। उसके अलावा यहां पे देखें तो ये यहां भी डेल्टा यू की जगह हम लोग क्यू डेल्टा वी लिख सकते हैं। यू अगर क्यू वी है तो डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू डेल्टा वी। तो हम लोग यहां भी लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा के प्लस क्यू डेल्टा वी, और यहां भी लिख सकते हैं क्यू डेल्टा वी। ज्यादातर क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल यहीं से बन जाते हैं। उसके अलावा अगर पोटेंशियल के एक्सप्रेशन की बात करी जाए तो पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन होता है पॉइंट चार्ज का। अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू तो वो आर डिस्टेंस पे कुछ पोटेंशियल क्रिएट करता है ना, जैसे वो फील्ड क्रिएट करता है उसी तरह से वो पोटेंशियल क्रिएट करता है, और वो होता है के क्यू बाई आर। ठीक, के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी किसी भी दो चार्ज के बीच में होता है। यू निकालना हो वहां पे वी निकाले, अगर यू निकालना हो तो हमेशा दो चार्ज के बीच में होगा, या एक इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच में होगा। मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए, कोई चीज होगा ना जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और उसके साथ ये स्मॉल पार्टिकल जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जन्म लेता है। अकेले खाली इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो क्या होता, खाली पोटेंशियल होता। जब वहां चार्ज रख दिए तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस चार्ज का इंटरेक्शन हो रहा है, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा। जैसे यहां अकेले चार्ज रखे हैं, इस पॉइंट पे क्या है, केवल पोटेंशियल है, अभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो जब हम लोग एक और चार्ज रख दे, Q1 ले ले और Q2 ले ले, तो अब इंटरेक्शन शुरू हो गया, तो अब पोटेंशियल भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी अगेन इसी तरह से रिलेटेड है, U इक्वल्स टू क्यू वी, उस तरह से भी कर सकते हैं। सोचिए कि इस पॉइंट पे जो कि r डिस्टेंस पे है, अगर ये Q2 नहीं होता तो पोटेंशियल कितना होता, पोटेंशियल होता के Q1 बाई आर। और अब अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो जिस चार्ज को रखें उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस v को, तो के Q1 Q2 बाई आर, है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब जब भी इंटरेक्शन होगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी आएगा, अगर सिंगल चार्ज होगा तो वो पोटेंशियल होगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसी से हम लोग मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सपोज कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई एक पॉइंट है 20 वोल्ट का पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है जो 12 वोल्ट का पॉइंट है। एक चार्ज पार्टिकल को किसी रास्ते यहां से यहां लाया गया और वो जो चार्ज है वो 8 कूलम्ब है, और इसके दौरान वो मान लेते हैं कि कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करता है 16 वोल्ट, सपोज 16 जूल। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन है कि फाइंड फर्स्ट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माइनस क्यू इंटू V2 माइनस V1। जो चार्ज ले जा रहा है वो रख दो, माइनस क्यू 8 है, 8 इंटू V2 कितना है, फाइनल पोटेंशियल 12 माइनस इनिशियल पोटेंशियल 20, तो माइनस 12 माइनस 20 यानी कितना हो गया, माइनस 8 इंटू 16, सॉरी 8 हो गया ना, तो माइनस 8 ये भी हो गया, तो 64 जूल ये वर्क डन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। इतना आसान। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, देखिए ये क्लियर है कि कितना भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो उससे फर्क नहीं पड़ता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को, बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो डेल्टा यू या क्यू डेल्टा वी प्लस डेल्टा के होगा, क्योंकि यहां पोटेंशियल के टर्म्स में बात हो रही है तो क्यू डेल्टा वी वाला यूज कर लिए। तो क्यू डेल्टा वी अभी अभी निकाले, है ना, 64 माइनस 64 हो जाएगा, क्या माइनस लगा हुआ था ना वहां पे, तो प्लस 64 आया। अगर नहीं लगा रहेगा तो माइनस 64 आएगा, प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 16, तो कितना हो जाएगा भाई,
ये हो जाएगा 48 ना, 48 जूल माइनस, सो नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक चार्ज पार्टिकल को इसमें फ्रीली छोड़ दिया जाए, है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही है, इसको फ्रीली छोड़ दिया जाए। तो अगर यहां से ये यहां जाता है, 1 से 2 जाता है, तो कुछ अमाउंट से पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, है ना, कुछ अमाउंट से पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो मान लीजिए कि वो v अमाउंट से पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो ये पूछा गया, अच्छा ये कैपिटल V है, यहां पे इसका मास m है और इसको रिलीज कर दिया गया रेस्ट से, मतलब बस छोड़ दिया गया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो इसको जब यहां छोड़ेंगे तो ये जब यहां से ऐसे बढ़ेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगा और यहां पे आके इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो यहां पे स्पीड कितना होगा v0 वो बताना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं इसको समझिए पहले। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में जब हम रिलीज कर दे रहे हैं या थ्रो करके छोड़ दे रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, और जब ऐसा होता है तो नेट वर्क डन, जो कि हम लोग लिख चुके हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसको हम लोग लिख सकते हैं W एक्सटर्नल प्लस W इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जीरो हो गया, और अगर ये जीरो हो गया तो W इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि माइनस डेल्टा यू होगा, तो हम लोग लिख पाएंगे डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल्स टू 0। और ऐसे केस में ये जो चीज होता है ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये इक्वेशन हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। बेसिकली यहां हो क्या रहा है कि एक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है और एक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करेगा तो वो नेगेटिव होगा, इंक्रीज करेगा वो पॉजिटिव होगा, दोनों इक्वल वैल्यूज का होगा, एक -16 जूल एक +16 जूल, फाइनली 0 हो जाएगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऐसा जब भी होगा किसी भी क्वेश्चन में, ऐसा जब भी हो कि एक बॉल को थ्रो कर दिए और छोड़ दिए, उसके बाद उसको खींच के लगातार फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो केस ऐसा होगा जिसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। और इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं u2 माइनस u1 प्लस k2 माइनस k1 इक्वल्स टू 0, और इसको रीअरेंज करेंगे तो आएगा u1 प्लस k1 इक्वल्स टू u2 प्लस k2। मतलब ये दो पॉइंट्स के बीच की बात हो रही है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। पहले इस पॉइंट 1 का टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख लीजिए और पॉइंट 2 का टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख लीजिए और इक्वेट कर दीजिए, प्रोवाइडेड क्या रहे, एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा हो तब। तो इस केस में रिलीज कर दिए तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो कैन वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यस। तो अब अगर उसको अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या हुआ, यहां पोटेंशियल v अमाउंट से डिक्रीज करता है, तो यहां का पोटेंशियल अगर कुछ v1 माना जाए, यहां का पोटेंशियल अगर v2 माना जाए, तो ये बात तो पक्का है ना कि v1 माइनस v2 जो होगा वो v के बराबर होगा, इतना से डिक्रीज कर रहा है। अब यहां पे अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो क्या लिखेंगे, qv1, है ना, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट है तो 0 हो गया, इक्वल टू जब यहां पहुंचे तो क्या लिखेंगे, qv2, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0 वही v0 निकालना है हम लोग को। तो अब अगर इस v2 को उधर ले जाएं तो v1 माइनस v2 आ जाएगा, q कॉमन हो जाएगा, तो हम लोग लिख लेंगे qv इक्वल्स टू हाफ mv0। ये हमेशा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, जब भी काइनेटिक एनर्जी हम लोग को निकालना हो और पोटेंशियल v अमाउंट से डिक्रीज कर रहा हो तो qv इक्वल्स टू हाफ mv² डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो v0 का वैल्यू आ जाएगा √2q कैपिटल V बाई m, ये v0 आ गया, ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसको यूज करेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है इज काइंड ऑफ थ्योरी, वो ध्यान रखना है।
तो मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ए है और दूसरा चार्ज बी है। दोनों को सेम पोटेंशियल से हम लोग रिलीज कर दें। दोनों का जो मास है उसका रेशियो Ma:/Mb का जो रेशियो है वो 1:2 है, ठीक है। और Qa:/Qb का जो रेशियो है वो 2:1 है। ये दिया हुआ है हम लोग को, ठीक। तो अब हम लोग को बताना है कि जब सेम पोटेंशियल से दूसरे जगह वो जाएगा, मतलब उनके बीच में डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल सेम हो रहा है, तो यहां पे पहुंचने पे उनका जो Va:/Vb का रेशियो होगा वो क्या होगा वो बताना है। तो अगर आपको पिछला वाला एक्सप्रेशन याद हो तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। बेसिकली स्पीड का जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या था, √2qv/m ये था, है ना। ये स्पीड है, v0 है, और वहां कैपिटल V है, पोटेंशियल है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 2 सेम है दोनों के लिए ऑब्वियसली, और पोटेंशियल डिफरेंस जो उनको दिया जा रहा है वो भी सेम है। तो ये दोनों पे वो डिपेंड नहीं करेगा स्पीड, उनका स्पीड का रेशियो। तो V0 या Va/Vb अगर लिखें, या ये कहें कि Va प्रोपोर्शनल किसके होगा या V किसके प्रोपोर्शनल होगा, √/q/m के, है ना। मतलब अगर हमको Va:/Vb लिखना है तो वो हम लोग लिखेंगे √QA/Ma:/√QB/MB, यही होगा ना, है ना। एक तो ये तरीका है, दूसरा एक और तरीका है, तो आप यहां से डिवाइड करके तब निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके बेसिस पे भी आप लिख सकते हैं। मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि Va/Vb जो होगा वो होगा √/, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के। तो चार्ज में वो सीक्वेंस सेम रह जाएगा, QA/QB रह जाएगा। और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मास में वो रेशियो उल्टा हो जाएगा, मतलब MB/Ma हो जाएगा, है ना। और ये दोनों चीजें हमको पता है, QA/QB है 2:1 और Ma/MB है 1:2। तो MB/Ma होगा 2:1 अगेन, तो 2:1 ये भी हो गया, रूट में डाल देंगे तो 2:1 ये हो गया। यहां से भी आप करिएगा सेम आंसर आएगा, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, इनको सेम पोटेंशियल से डिसेलरेट कराया गया। तो हम लोग को बताना है कि उनके स्पीड का रेशियो क्या होगा, ठीक है। मतलब बेसिकली हम लोग को निकालना है Va:/Vb/Vc, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली उससे पहले हम लोग को यह भी तो पता होना चाहिए कि उनका चार्ज कितना है, उनका मास कितना है। तो प्रोटॉन का चार्ज और मास, ड्यूट्रॉन का चार्ज और मास, अल्फा पार्टिकल चार्ज और मास रिलेटिव से काम चल जाएगा, क्योंकि रेशियो निकालना है, रिलेटिव से काम चल जाएगा। तो अगर इसके चार्ज को 1 मानते हैं, प्रोटॉन है ना, मतलब बेसिकली H+ होता है, ठीक है। ड्यूट्रॉन क्या होता है, D+, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। हार्ड वाटर वाला जो ड्यूट्रियम है उसमें से भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो उसका भी चार्ज 1 ही होगा। अल्फा पार्टिकल बेसिकली He2+ होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो 2 यूनिट उसके पास चार्ज होगा। मास की बात करें तो प्रोटॉन में केवल एक ही मास होगा। ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन भी होता है ना। ये इसका आइसोटोप है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम। उसी में से एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल देते हैं तो उसको हम लोग ड्यूट्रॉन कहते हैं, तो उसका मास 2 हो जाएगा। और He का देखिएगा तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास हो जाएगा 4, ठीक। तो और सेम पोटेंशियल अगर है तो हम लोग Va को लिख सकते हैं √/, वही QA/Ma:/, ठीक है। तो चार्ज बाई मास रेशियो बस हमको सबका लिख देना है, रूट में सबका चार्ज टू मास रेशियो लिख देना है, काम हो जाएगा।
तो चार्ज टू मास रेशियो इसका तो 1/1 होगा, इसका चार्ज टू मास रेशियो 1/2 होगा, इसका चार्ज टू मास रेशियो 2/4 होगा। बस हो गया, ये हो गया 1:1/√2 1/√2। तो √2 नीचे ठीक नहीं लग रहा है, तो √2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा √2:1:1। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो अब हम लोग दूसरे वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। सपोज कि हमारे पास ये इस तरह का एक स्क्वायर शेप है, -2q चार्ज इस पे रखा हुआ है, इस पे +q चार्ज है इस पे +q चार्ज है और इस पे +Q चार्ज है। स्क्वायर है, साइड लेंथ सबका ये है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड वर्क डन when charge q is moved from this point P to infinity। तो अगर एक चार्ज q को P से इंफिनिटी ले जाते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? एक चार्ज को मूव करा रहे हैं तो आपको बताए थे कि वर्क डन निकालना है, अगर वर्क डन एक्सटर्नल निकालना है, जब कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल मानेंगे। तो वर्क डन एक्सटर्नल निकालना है और एक चार्ज को मूव कराया जाए तो हम लोग Q डेल्टा V इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो Q यानी कैपिटल Q को मूव करा रहे हैं, जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं वो ये रहेगा, और फाइनली जिस पोटेंशियल पे मूव करा रहे हैं माइनस इनिशियली जिस पोटेंशियल पे रखे हुए थे। तो कैपिटल Q फाइनली मूव करा रहे हैं इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा 0 माइनस इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। तो जब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं, इस चार्ज को छोड़कर सब चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं। तो इसका कितना होगा, वो होगा KQ/A, है ना। अब वो माइनस आगे है ना, तो अगर नेगेटिव आएगा तो उसको हम पॉजिटिव बना देंगे। इसका कितना आएगा, ये नेगेटिव आता तो प्लस कर दी, +2KQ/A, है ना, डबल चार्ज है बस। ये पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव रखेंगे, -KQ/√2A, है ना, डिस्टेंस रखना है भाई चार्ज से पॉइंट का। तो बस आ गया, पॉजिटिव वाले को आगे रखते हैं, अच्छा लगेगा। इसको तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो KQ/A आ गया, और KQ/A दोनों में से कॉमन हो जाएगा, है ना। तो फाइनली बचेगा 1, यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे बच गया 1/√2। ये वर्क डन हो गया एक्सटर्नल फोर्स का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन बोलेगा तो इसी में बस एक माइनस लगा देना, आंसर आ जाएगा, है ना। लिख लीजिए। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज यहाँ चार्ज कैपिटल Q है, यहाँ चार्ज कैपिटल Q है, ये पॉइंट B है, इस पे हमने -Q चार्ज को रखा और यहाँ ले गए, ठीक है, A पे ले गए। ये √3A डिस्टेंस पे है, ये A है और ये भी A है, मतलब यहाँ से यहाँ A है, यहाँ से यहाँ A है और यहाँ से यहाँ √3A है। हमको बताना है फाइंड वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग -Q फ्रॉम B to A। तो B से A ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, हमको वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो W जो होगा वो -Q V2 - V1 होगा, ठीक। पहला तो ये क्लियर होना चाहिए। अब W इक्वल्स टू माइनस, जो चार्ज ले जा रहे हैं वो रखना है, तो यहाँ पे -Q होगा क्योंकि ऑलरेडी जो चार्ज ले जा रहे हैं वो -Q है, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है, ठीक। अब V2 - V1 मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल,
फाइनल पॉइंट कितनी दूरी पे है वो दूरी निकालना पड़ेगा, क्योंकि रूट 3a है और ये a है, तो आप निकालिएगा, ये 2a आएगा, ठीक, और ये भी 2a आएगा, ठीक है। आइसोसेलेस इनफैक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, 2a 2a और 2a। तो अब अगर इसका पोटेंशियल देखा जाए तो इन दोनों का यहां पे आइडेंटिकल पोटेंशियल होगा, कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ के क्यू बाई 2a आएगा कि नहीं, माइनस इस पॉइंट पे भी देखा जाए तो इन दोनों का आइडेंटिकल पोटेंशियल आएगा, तो वो आएगा माइनस 2k बाई a आएगा, डिस्टेंस a है, तो यहां तो ये प्लस क्यू ऑलरेडी हो गया, और यहां से भी अगर आप चाहें तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, के क्यू बाई ए माइनस 2k बाई ए, तो वो तो माइनस के क्यू बाई ए ऐसे ही आ जाएगा, है ना, तो माइनस लिख लेंगे और के क्यू बाई ए आंसर आ गया, ठीक है, यही वर्क डन हो गया। ये इस तरह के क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम आगे के क्वेश्चंस को बनाएं, थोड़ा सा एक पोटेंशियल का कुछ फॉर्मूला भी जानना ज़रूरी है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रिंग है और इस पे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इस पे क्या है, चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वो यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। तो पूछा जाए कि इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो वो पोटेंशियल सबका ऐड हो जाएगा और फाइनली जो पोटेंशियल आएगा, अगर इसका रेडियस r है तो पोटेंशियल जो आएगा वो k q बाई r होगा। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यही आंसर आएगा, क्योंकि अगर आप पूरा चार्ज उठा लीजिए और एक जगह रख दीजिए तब भी तो यही पोटेंशियल आता है, और अगर आप इसको q बाई टू करके यहां रख दीजिए तब भी वही पोटेंशियल होगा। अगर q बाई थ्री करके 3 जगह रख दीजिएगा तब भी वही पोटेंशियल होगा। तो क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो पूरे रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो k q बाई r ही होगा। अब दूसरा बात करें, इसी रिंग पे जो एक्सिस है, उस एक्सिस पे अगर x डिस्टेंस पे हमको पोटेंशियल निकालना हो, चार्ज q है, अगेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर रेडियस r है तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो भी होगा k q बाई रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को चार्ज से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए और वो डिस्टेंस जो है वो रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और वो चार्ज अगेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हर पॉइंट से इसका डिस्टेंस यही है, रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए पोटेंशियल यही होगा k q बाई रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जाननी आवश्यक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस पे एक क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 रिंग है, ये r डिस्टेंस है दोनों के बीच का सेपरेशन, ये भी रेडियस r है और ये भी रेडियस r है ना, हालांकि ये r बड़ा दिख रहा है लेकिन मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस इक्वल है। ये माइनस q इस पे चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो प्लस q है। अगर एक पॉइंट चार्ज स्मॉल q को a से b ले जाते हैं तो उसमें वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा वो बताना है, ठीक है। अगेन एक सिंगल चार्ज को मूव करा रहे हैं तो अगेन वर्क डन क्या होगा, q इंटू डेल्टा वी, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि a टू b ले जा रहे हैं तो चार्ज तो है q, डेल्टा वी कैसे लिखेंगे, तो पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं, b का पोटेंशियल, तो b पे जो पोटेंशियल होगा वो खुद के रिंग के कारण पहले कितना होगा, तो वो होगा k कैपिटल Q बाई r, है ना। लेकिन आप सोचिए ये रिंग नहीं भी होता तो भी इस रिंग के कारण भी तो यहाँ कुछ पोटेंशियल होता कि नहीं, तो वो क्या होगा, वो होगा माइनस, नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस के क्यू बाई रूट 2r हो जाएगा, है ना, रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए ये डिस्टेंस, ये r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट ओवर
2r² यानी √2r हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा B का पूरा पोटेंशियल, माइनस लगा के अब A का पोटेंशियल लिखना है। तो जो नेगेटिव टर्म है उसको पॉजिटिव बना देंगे और पॉजिटिव टर्म है उसको नेगेटिव बना देंगे। तो माइनस लगा के अगर हम लोग A का पोटेंशियल लिखें तो खुद के कारण क्या होगा पोटेंशियल, तो वो क्योंकि नेगेटिव आने वाला है तो पॉजिटिव कर देते हैं, KQ/R हो गया, ठीक। और ये वाला जो है वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस लगा देते हैं, KQ/√2r, है ना। बस अब KQ/R तो कॉमन आ जाएगा, तो K कैपिटल Q स्मॉल q/R कॉमन आ गया, ये और ये ऐड हो गया 2 हो गया, ठीक। और ये ऐड हो गया तो √2 हो गया, तो -√2 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया, है ना। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सपोज कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं और इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग को अगर इसके सेपरेशन को इनफाइनाइट बनाना है ना, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जब अगर इनके सेपरेशन को पूरे को हम लोग को इनफाइनाइट बनाना है तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक चार्ज को नहीं मूव करा रहे हैं, सब चार्ज को इनफाइनाइट ले जाएंगे, इसको भी इनफाइनाइट ले जाएंगे, इसको भी इनफाइनाइट ले जाएंगे, और 2 को भी अगर इनफाइनाइट ले गए तो काम हो गया, समझ रहे हैं। ये यहां भी रह गया तब भी सेपरेशन उनके बीच में इनफाइनाइट हो गया। तो इसके दौरान एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा। तो एक तो तरीका है कि एक चार्ज को पहले मूव कराइए इन दोनों का पोटेंशियल को देखते हुए, फिर एक बच गया इसका भी देखिए और तब टोटल वर्क डन निकाल दीजिए। दूसरा ये तरीका है कि अगर बहुत सारे चार्जेस को मूव कराया जा रहा है तो W एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा U डायरेक्टली यूज कर लीजिए, और जब तक काइनेटिक एनर्जी का चेंज दिया हुआ नहीं रहे तब तक मानेंगे कि हम लोग स्लोली ले जा रहे हैं, ठीक। तो बस डेल्टा U कर लेना। अब डेल्टा U क्या होगा, बेसिकली वो होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसका, इस पूरे सिस्टम का। तो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, पेयर वाइज पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड कर देते हैं। तो फाइनली जब इनफाइनाइट सेपरेशन होगा तो पेयर वाइज पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। अब जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी बस उसी को लिख देना है। तो इस पेयर का भी वही आएगा, इस पेयर का भी वही आएगा, इस पेयर का भी वही आएगा। तो बेसिकली सिंपली 3 टाइम्स KQ² ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी, और यहां से वर्क डन एक्सटर्नल हमने लिख दिया -3KQ²। तो जब भी ज्यादा चार्जेस को मूव करा रहे हैं तो हम लोग डेल्टा U वाला मेथड यूज कर लेते हैं। जल्दी से कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सपोज चार्जेस हैं -Q, Q एंड Q, सेपरेशन उनके बीच का ये है। क्वेश्चन है कि फाइंड वर्क डन इन मेकिंग द सेपरेशन 2A, फाइंड वर्क डन इन मेकिंग सेपरेशन इक्वल्स टू 2A। इनके बीच का सेपरेशन 2A कर लेना है, मतलब अभी भी वो स्क्वायर के वर्टिसेस पे हैं और फाइनली भी वो स्क्वायर के वर्टिसेस पे होंगे, लेकिन उस समय उनका कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो निकालना होगा, और अभी कितना पोटेंशियल एनर्जी है वो निकालना होगा, ठीक है। स्क्वायर के वर्टिसेस पे होगा लेकिन साइड लेंथ अभी A है, उस समय 2A होगा, तो वो कैसे निकलेगा वो समझिए। देखिए अभी का पोटेंशियल एनर्जी और उसके पोटेंशियल एनर्जी में बस एक अंतर होगा, यहां पे जो निकालेंगे वो डिवाइडेड बाई A करके निकालेंगे और वहां जो भी निकालेंगे वो डिवाइडेड बाई 2A करके निकालेंगे। तो मेन है कि अभी का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया जाए, वो U1 है ना। अभी का जो पोटेंशियल एनर्जी U1 है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल भी निकाल सकते हैं। तो कैसे वो निकालेंगे, तो सिंपली है पेयर वाइज सबका हमको पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेना। इसका क्या हो जाएगा KQ²/A,
इसका क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसका माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए, इसका माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए, इसका और इसका। तो ये तो मिलके 0 हो गया, 4 वाला 0 हो गया, लेकिन 2 और है पेयर, वो होगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2a। इसका किए और इसका करेंगे तो वो भी नेगेटिव रहेगा, वो होगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2a। तो ये पूरा कैंसिल होगा और ऐसा ही कैंसिल होगा उसमें भी, 2a रहेगा ना बस। तो u1 का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 2 टाइम्स और रूट 2 कट जाएगा तो रूट 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो u2 कितना होगा, सेम बस a की जगह 2a, तो माइनस रूट 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई 2a। ये आ गया u2 और बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है एंड वी विल गेट वर्क डन। वर्क डन कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए, ये तो कॉमन आ गया है ना, और यहाँ आ गया -1 बाई रूट 2 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया तो प्लस रूट 2, तो रूट 2 -1 बाई रूट 2, ये वर्क डन हो गया। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ और क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं, सपोज कि यहाँ पे एक चार्ज कैपिटल Q है और उससे r डिस्टेंस पे एक स्मॉल q चार्ज को रिलीज कर दिया गया है। इसका मास m है, इसको रिलीज किया गया है, रिलीज्ड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्मॉल q। दो कंडीशन में बताना है। पहला कंडीशन है जब सेपरेशन जो है वो 2r बन जाए और जब सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाए। मतलब ये फिक्स्ड है अगर, तो रिपल्शन की वजह से केवल ये भागेगा, और जब ये भागेगा तो एक समय होगा ना जब सेपरेशन r की जगह 2r हो गया होगा, उस समय क्या स्पीड होगा इसका, और जब वो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे चला जाएगा तो क्या स्पीड होगा, वो बताना है। तो ये दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। सबसे पहला काम, जब भी रिलीज करते हैं तो हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे कि हम लोग इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो अभी का काइनेटिक एनर्जी 0, अभी का पोटेंशियल एनर्जी के कैपिटल Q स्मॉल q बाई r इक्वल्स टू, जब वहां पहुंचेगा यहां पहुंचेगा तो उस समय का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², उस समय का स्पीड v मान लेते हैं, प्लस उस समय का पोटेंशियल एनर्जी के कैपिटल Q स्मॉल q बाई 2r, है ना। अब बस कुछ नहीं करना है, हम लोग को v के लिए सॉल्व कर देना है। तो हाफ mv² इक्वल्स टू के क्यू स्मॉल q बाई 2r, है ना, 2r ये होगा। बस यहां से v आ गया, v इक्वल्स टू ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए v इक्वल्स टू के कैपिटल Q स्मॉल q बाई m r रूट ओवर, ये है स्पीड, है ना। वहीं पे दूसरा देखा जाए इनफाइनाइट वाला केस, सेकेंड वाले केस को देखें तो उसमें क्या आएगा, 0 प्लस के कैपिटल Q स्मॉल q बाई r इक्वल्स टू, जब फाइनली इनफाइनाइट पे पहुंचेगा तो केवल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होता है। तो v का वैल्यू हो गया 2 के कैपिटल Q स्मॉल q बाई r। अब इसी में आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि जब 2r पे है और इन्फिनिटी पे है उस समय स्पीड का रेशियो निकालिए, तो वो सब भी निकाल सकते हैं। अगर ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं,
तो रेशियो भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सेम टाइप में। जैसे इसमें जो पहला क्वेश्चन लिए उसमें कैपिटल क्यू फिक्स्ड था। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास दो चार्जेस हों, मान लीजिए दोनों आइडेंटिकल चार्ज हों, दोनों का मास सेम हो और दोनों के बीच का सेपरेशन r है। ये हो सकता है। अब इस केस में बोल सकता है कि दोनों मूव करना शुरू होता है, दोनों रिपेल हो रहा है, तो फिर वही क्वेश्चन रिपीट करिए कि जब सेपरेशन 2r हो तो दोनों का स्पीड बताइए। और दूसरा ये पूछ सकता है कि जब सेपरेशन इनफाइनाइट है तब दोनों का स्पीड बताइए। तो क्योंकि दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो इसकी वजह से इनका जो स्पीड होगा, जो भी, अगर 2r होगा तो थोड़ा ये भी चला होगा, इधर ये भी थोड़ा चला होगा, तो जो स्पीड होगा वो स्पीड दोनों का इक्वल होगा। तो इस समय मान लीजिए इसका स्पीड v है और इसका भी स्पीड v है। रिलेटिव स्पीड भी पूछा जा सकता है, तो रिलेटिव स्पीड 2v हो जाएगा। अगर ये v है, ये v है, तो रिलेटिव स्पीड 2v हो जाएगा। तो वो तो अलग बात है, हम लोग v पहले निकालते हैं। तो अगर दोनों का स्पीड v है तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगाएंगे। शुरुआत में दोनों का काइनेटिक एनर्जी 0, शुरुआत में दोनों का पोटेंशियल एनर्जी kq²/r, बाद में दोनों का काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस ऑफ हाफ mv², और बाद में दोनों का पोटेंशियल एनर्जी kq²/2r, है ना, 2r। अब जब ये हो गया तो बस ये कैंसिल हो गया, इधर आ गया, तो kq²/2r इक्वल्स टू mv², v निकल के आ जाएगा kq²/2mr √/, ये स्पीड हो गया। उसी तरह से सेम चीज लगा के हम लोग इनफाइनाइट वाले केस को भी कर लेंगे। उसमें बस ये हुआ कि वो वाला टर्म 0, kq²/2r 0 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसमें एक और लेवल बढ़ाते हैं। इसमें क्या एक और लेवल बढ़ सकता है। इसमें जो एक और लेवल बढ़ेगा वो होगा अगर हम लोग इसमें दोनों मास को अलग कर दें। मास अगर हम इसका 2m कर दें तब क्या होगा। ठीक है, चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का चार्ज अलग भी हो तो सेम सॉल्यूशन रहेगा। मास अगर सेम है, एज लॉन्ग एज मास रिमेन सेम, तो चार्ज अगर अलग अलग भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, केवल फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा थोड़ा, है ना, या घट जाएगा, लेकिन मास के अलग होने से इक्वेशन में अलग अंतर आएगा। क्यों अंतर आएगा, क्योंकि दोनों का स्पीड बराबर नहीं रहेगा। तब अगर एक का स्पीड v है तो दूसरे का स्पीड v' होगा कुछ, और उनका रिलेशन निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के हम लोग दोनों का वेलोसिटी निकालेंगे। अभी शुरुआत में सोचिए कि जब दोनों को रिलीज किए थे तो उस समय दोनों का जो वेलोसिटी था 0 था, तो शुरुआत में मोमेंटम कितना है 0। बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड रिमेन कंजर्व्ड। तो इधर v हो गया और इधर v हो गया, तो मोमेंटम mv और mv मिलके कैंसिल हो रहा था पिछले में, लेकिन अब अगर दोनों का आइडेंटिकल v लेंगे तो मोमेंटम 0 टोटल नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा कि शुरुआत में मोमेंटम तो 0 है ही, इक्वल टू फाइनली मोमेंटम 0 हो, इसका वैल्यू हो जाएगा -mv, इसका मोमेंटम हो जाएगा -mv, नेगेटिव डायरेक्शन में है, प्लस इसका मोमेंटम हो जाएगा 2mv'। तो वहां से v' का वैल्यू हो जाएगा v/2, मतलब जिसका मास डबल है उसका वेलोसिटी v/2 होगा। समझ में आया।
ऐसे ही अब वो n टाइम्स होगा तो n से डिवाइड कर देंगे एंड सो ऑन। तो पहले वेलोसिटी का रिलेशन निकालना जरूरी था। अब बाकी काम सेम रहेगा। सबसे पहले दोनों का काइनेटिक एनर्जी 0, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी k(q²/r) इक्वल्स टू दोनों का काइनेटिक एनर्जी। तो एक का होगा ½ mv², पिछली बार तो सीधा डबल कर दिए थे ना, लेकिन अब डबल नहीं कर पाएंगे। ½ mv² प्लस हाफ इंटू 2m इंटू v/2 का होल स्क्वायर प्लस अगर सेपरेशन 2r होगा तो kq²/2r। ये हो गया है ना। और फिर बाकी काम आसान है, बाकी तो इक्वेशन को सॉल्व करना है और v के लिए निकालना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था जो हम लोग को ध्यान रखना है। तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस में ये एंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। लिख लिए? चलिए अब हम लोग दूसरे टाइप के, इसमें क्या हो रहा था, रिलीज कर रहे थे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग एक को फिक्स कर दें। मान लीजिए हमने यहां पे एक चार्ज रखा कैपिटल Q और इसे फिक्स कर दिया। इसके लाइन पे यहां हमने स्मॉल q चार्ज लिया और इसको फेंके। मान लो ये इन्फिनिटी पे था और इसको हमने v0 वेलोसिटी दे दिया। तो ये जैसे जैसे आएगा, ये फिक्स्ड है, ये दिया हुआ है, तो जैसे जैसे आएगा इसका स्पीड कम होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन की वजह से स्पीड कम होगा। एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा डिस्टेंस आएगा, उस डिस्टेंस पे आते आते उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0, और उसके बाद से वो रिटर्न बैक हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक, ये निकालना है हम लोग को। तो ये आप लोग पढ़े भी होंगे रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड फॉइल आप मान सकते हैं, गोल्ड न्यूक्लियस, और इसको आप अल्फा पार्टिकल नहीं मान सकते हैं। तो जो 180 डिग्री का डेविएशन होता है वो इसी की वजह से होता है। ये जब इसी लाइन के लॉन्ग आएगा तो वो जब डेविएट होगा तो पूरा यहाँ से रिटर्न बैक हो जाएगा। तो वो बस यहीं पे होता है। अगर थोड़ा ऊपर लाइन पे रहेगा तो वो आएगा और ऐसे डेविएट हो जाएगा। पर ये जो डेविएशन है ये और मतलब मुश्किल कैलकुलेशन को डिमांड करता है, तो वो अभी हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बस इस लाइन वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकाला जाए, तो इसमें भी हम लोग क्योंकि फोर्स नहीं लगा रहे हैं बाहर से, तो अगेन रूल यही है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। तो अभी मान लीजिए मास m है, ये भी तो जरूरी होगा, तो ½mv0², ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, प्लस इन्फिनिटी पे था तो पोटेंशियल एनर्जी 0। किसी और डिस्टेंस से फेंका गया होता तो पोटेंशियल एनर्जी को भी इंक्लूड करते, इक्वल टू, अब जब ये x डिस्टेंस पे आ गया है तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कितना हो जाएगा, K(Q) स्मॉल q/x, और उस समय स्पीड 0 है क्योंकि वहां पे आके रेस्ट में आ गया है। तो हम लोग ये x निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 2K(Q) स्मॉल q/mv0²। ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आया समझ में? चलिए इसमें एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टिकल को वेलोसिटी दिया जाए, तो वो भी बन जाएगा ना क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कि इसको फिक्स नहीं रखे, इधर इसको इधर से फेंक के इसको उधर से फेंके, तो क्या होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो भी निकाल लेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास एक फिक्स्ड चार्ज की जगह रिंग हो, एक रिंग हो जिसपे कैपिटल Q चार्ज हो। अब आपसे पूछा जाए कि इस लाइन पे
अगर इनफाइनाइट से एक स्मॉल क्यू चार्ज को जिसका मास m है v0 वेलोसिटी से फेंक दिया जाए तो इस केस में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा? तो अभी तक पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का यूज करके पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे, अब ये जो रिंग है उसके पोटेंशियल का यूज करेंगे। तो उसके पोटेंशियल का यूज करने से पहले भी पता तो होना चाहिए कितना होगा, कि कैपिटल क्यू, इस पे चार्ज कैपिटल क्यू है, अपॉन रूट ओवर इसका अगर रेडियस r है तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा इसका पोटेंशियल किसी भी x डिस्टेंस में। ठीक है, तो ये x डिस्टेंस मान लेते हैं, यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। चार्ज वहां से यहां आया और वो रुक गया। तो अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, हाफ m v0 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी वहां पे 0 इक्वल्स टू, जब यहां आया तो काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी हो गया कि कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन, ये तो पोटेंशियल है ना, इंटू स्मॉल q करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से हम लोग बस x के लिए सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का ये भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा।